नमस्कार। NCERT क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर्यावरण रसायन, इसकी हम 3 क्लास पढ़ चुके थे। पिछली क्लास में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में जाना था या जल प्रदूषण के बारे में जाना था। तब हमने बात की थी कि जल प्रदूषण या तो पैथोजेंस के कारण से होता है या ऑर्गेनिक वेस्ट के कारण से होता है, और उस ऑर्गेनिक वेस्ट में हमने BOD और DO के बारे में बात की थी। हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, और हमने कहा था ये एक पैरामीटर है, ये एक पैमाना है जिससे हम ये नापा जा सकता है या मापा जा सकता है कि वो जो वाटर है वो कितना पोल्यूटेड है। यदि BOD की मात्रा 17 ppm या उससे अधिक है, इसका मतलब वो वाटर पोल्यूटेड है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसमें जो बैक्टीरिया उपस्थित हैं, उनको कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, और वह ऑक्सीजन वो क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से ले रहे हैं, घुली हुई ऑक्सीजन से ले रहे हैं, जिससे जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो जलीय जीवों पर और जलीय पौधों पर विपरीत या हानिकारक प्रभाव डालते हैं। उसी को हमें और आगे बढ़ाते हुए पढ़ना है। इसके अलावा इस क्लास में हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करेंगे, हम मृदा प्रदूषण की बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा हमें वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बात करनी पड़ेगी कि अपशिष्ट का हम किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं, जो आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि वेस्ट डिस्पोजल कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, उसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे अंत में हम जानेंगे जो नया उभरता हुआ विषय है ग्रीन केमिस्ट्री या हरित रसायन के बारे में, कि वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिवर्तन किए हैं, क्या क्या उन्होंने सार्थक कदम उठाए हैं जिससे कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से कम किया जा सके अथवा रोका जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BOD के बारे में, उसको हम गहराई से समझेंगे। जल के एक नमूने के निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग को BOD कहते हैं। स्वच्छ जल में BOD का मान 5 ppm या इससे कम होता है, जबकि प्रदूषित जल में यह 17 ppm या इससे अधिक होता है। रासायनिक प्रदूषक, पहले हमने बात की थी पैथोजेंस की, फिर हमने बात की कार्बनिक प्रदूषक की। ये तीसरे हैं केमिकल पॉल्यूटेंट्स, जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। जल में विलेय अकार्बनिक रसायन, जिसमें हैवी मेटल्स या भारी धातुएं कैडमियम, लेड, मरकरी, निकल आदि होते हैं, वो वाटर को पोल्यूट करते हैं, या ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉल्यूटर्स हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं। ये सब केमिकल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इन सभी धातुओं की मात्रा हमारे शरीर में स्वीकार्य मात्रा से जब कभी अधिक हो जाती है तो यह किडनी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और लीवर आदि को नुकसान पहुंचाते हैं। समझने की कोशिश करें, हमारे शरीर में बहुत सारे इनऑर्गेनिक मेटल्स प्रेजेंट हैं, अकार्बनिक रसायन उपस्थित हैं, अकार्बनिक धातुएं उपस्थित हैं, लेकिन इनकी एक निश्चित मात्रा है। वह निश्चित मात्रा तो हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन जैसे ही यह मात्रा परमिसिबल लिमिट से या थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक हो जाती है तो यह प्रदूषण का कारण बनती है। तो जब कभी यह अधिक होगी तो हमारी किडनी को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को और हमारे लीवर यानी यकृत को यह नुकसान पहुंचाती है। खदानों के सीपेज से प्राप्त अम्ल, पेट्रोलियम उत्पाद, कीटनाशक, औद्योगिक रसायन जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, अपमार्जक आदि जल को प्रदूषित करते हैं। ये सब वे रसायन हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। उनमें सीपेज से जैसे अम्ल मिलता है, ये खदानों से मिलेगा, अधिकतर इनमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स या कीटनाशक हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं या औद्योगिक रसायन हैं जिनको हम बनाते हैं, वो जैसे पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, और डिटर्जेंट्स, अपमार्जक, ये सभी जल को प्रदूषित करते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल एक कैंसर जन्य पदार्थ है। ये जो PCBs कहलाते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ये क्या उत्पन्न करते हैं, ये कैंसर उत्पन्न करते हैं। जल में फॉस्फेट अधिक होने पर शैवाल की प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी होती है, जो जलीय सतह को ढक देती है, जिससे जल में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तथा जंतुओं की मृत्यु तक हो जाती है। अब समझो इसको बात ध्यान से, होगा क्या कि जब फॉस्फेट अधिक होगा,
जल में फॉस्फेट की मात्रा जब कभी अधिक हो जाएगी, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो उसमें एल्गी यानी कि शैवाल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। जब ये शैवाल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पूरी जल की ऊपरी सतह को ये ढक लेगी। आपको मालूम है ये फ्लोटिंग प्लांट्स है, ये तैरता हुआ प्लांट है, तो ये पूरी जल की सतह को ढक लेता है। ढकने से क्या होगा कि वायुमंडल की जो ऑक्सीजन जल में घुलती है उसकी सांद्रता जल में कम हो जाएगी या वो कम जल में घुल पाएगी, और जल में कम घुल पाएगी तो वो जलीय जीवों के लिए खतरा बन जाती है, उनके मृत्यु का कारण बन जाती है। तो जल निकायों में पौष्टिक अभिवृद्धि, पौष्टिक मतलब इसमें फॉस्फेट की अभिवृद्धि हो जाए, नाइट्रेट की अभिवृद्धि हो जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए फॉस्फेट और नाइट्रेट में, से जल में ऑक्सीजन की कमी को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी आता है, यूट्रोफिकेशन क्या है। तो समझें कि जब कभी भी जल में ऐसे न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे जिनसे कि प्लांट अधिक ग्रो करें, वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, वो फॉस्फेट हो सकते हैं, वे नाइट्रेट हो सकते हैं। जब कभी ये इंक्रीज हो जाएंगे तो प्लांट बहुत अधिक ग्रो करेंगे। जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जलीय जो पौधे हैं, उनमें बहुत अधिक उनकी अभिवृद्धि हो जाती है, और उस अभिवृद्धि से, उस इंक्रीज से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और यह फिनोमिना क्या कहलाता है, सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन कहलाता है। कि जल में तो इनमें जो इनके पौष्टिक अभिवृद्धि है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उससे यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है, जंतुओं के लिए यह खतरा उत्पन्न हो रहा है। कुछ प्रदूषकों के बात की है यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं और उनके स्रोत क्या हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये घरेलू सीवेज से जो हमारे नालों में जो पानी जाता है, जो जाके गंदी जगह पर इकट्ठा होता है, वो घरेलू सीवेज, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और सूक्ष्म जीव जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है कार्बनिक अपशिष्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, उसमें आता है, इसका स्रोत है घरेलू सीवेज, पशु अपशिष्ट, सड़े या मृत पशु पौधे, खाद्य संसाधन और कारखानों से निकलने वाले विसर्जन। ये सब की सब ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट भी जल को प्रदूषित करते हैं। दूसरा है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स या रासायनिक उर्वरक, जिनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, अधिक मात्रा में पोटेशियम अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये भी जब जल में मिल जाते हैं तो जल को प्रदूषित करते हैं। हालांकि ये प्लांट ग्रोथ को बढ़ाते हैं, पौधों की वृद्धि में सहायक हैं, लेकिन जब ये जल में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। विषाक्त भारी धातुएं, हैवी मेटल्स जितनी भी हैं, ये उद्योगों से और रासायनिक कल कारखानों से निकलती हैं, और ये निकलकर यदि जल में पहुंच जाती हैं तो ये जल को प्रदूषित करती हैं। तलछट, कृषि एवं विपट्टी खनन के कारण से मृदा का अपरदन होता है, यानी कि सॉइल इरोजन होता है, उससे भी जल प्रदूषित होता है। पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स के बारे में बात की गई है। ये कीटों, कवक, खरपतवार, जिसको वीडीसाइड कहते हैं, को नष्ट करने के लिए रसायन कुछ प्रयुक्त करते हैं। उन रसायनों को पीड़कनाशी कहते हैं, और ये पीड़कनाशी भी जब जल में पहुंचते हैं तो जल को ये प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ, यूरेनियम युक्त खनिजों का खनन, या तो यूरेनियम युक्त खनन करें, या फिर क्या कि इनको हम भट्टी में काम में लें, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहते हैं, जहाँ बिजली उत्पन्न करने में काम में लिए जाते हैं। उनको जब जल में बहा दिया जाता है रेडियोधर्मी पदार्थों को, तो ये भी जल में क्या करते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं। और सबसे लास्ट है ऊष्मा। औद्योगिक कारखानों में ठंडे पानी का उपयोग करते हैं, और वो ऊष्मा को ग्रहण करता है और गर्म पानी के रूप में पहुंचता है, वह भी जल को प्रदूषित करता है। तो ये सब वो कारक हैं जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। ये सब जल प्रदूषक हैं, और उनके हमने स्रोत के बारे में जाना कि कौन कौन से स्रोत से ये जल में पहुंचते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। जल के अंतर्राष्ट्रीय मानक। फ्लोराइड, जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए, अन्यथा टूथ डिके या फिर दंत क्षय होता है। देखो फ्लोराइड क्या है, ये जल में उपस्थित होता है। अब जल में इसकी मात्रा अधिकतम, मैंने कहा परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 1 ppm है, अधिकतम 1 ppm फ्लोराइड उपस्थित है, तब तो ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि 1 ppm से ज़्यादा जल में उपस्थित है तो फिर क्या करता है, टूथ डिके करता है, ये दांतों का क्षय करता है। ऐसे राजस्थान में कई ऐसे ज़िले हैं टोंक क्षेत्र के आसपास जहाँ की जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है, और फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक होने से उनके दांतों में पीलापन आ जाता है, दांत खिरने लगते हैं, और उसके अलावा उनमें हड्डियों में भी उनका टेढ़ापन आ जाता है। तो फ्लोराइड की 1 ppm से मात्रा कमी होनी चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। फ्लोराइड इनेमल, दांतों की जो इनेमल है जिसके कारण दांत सफ़ेद होते हैं,
इनेबल सतह में उपस्थित हाइड्रोक्सी एपेटाइट को, जिसका फॉर्मूला है Ca3PO4 होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम फॉस्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो हाइड्रोक्सी सतह है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये कैल्शियम फ्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट को ये फ्लोर एपेटाइट में परिवर्तित कर देता है। और यही फ्लोर एपेटाइट क्या करेगी, अब वो इनेमल धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा, दांत में जो सफ़ेद परत बनी हुई है इनेमल की वो खत्म हो जाती है और दांतों में पीलापन आ जाता है। ये किस कारण से हुआ, ये उस कारण से हुआ यदि जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से ज़्यादा है। यदि फ्लोराइड की मात्रा 2 ppm से अधिक हो जाए तो दांतों में यह मॉटलिंग या फिर कुर्बरण उत्पन्न कर देता है, दांत इससे खिरने लगते हैं। 1 ppm से ज़्यादा होने पर तो ये क्या करेगा, पीलापन आएगा। 2 ppm से ज़्यादा होने पर क्या करेगा, ये मॉटलिंग यानी कि दांतों में दांत टूटने लगते हैं या दांत खिरने लग जाते हैं। एक और हैवी मेटल है लेड, इसकी अधिकतम सीमा 50 ppb है। पी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। अधिकतम जल में इसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या माना गया, 50 ppb। इससे अधिक होने पर यह किडनी को, लीवर को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यह हानि पहुंचाता है। लेड एक भारी धातु है। हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि पहले इसमें लेडेड पेट्रोल काम में लेते थे, जिससे कि वो ये एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता था। टेट्राथाइल लेड मिलाते थे, लेकिन बाद में क्योंकि ये नुकसान पहुंचाने लग गया, वाटर को पॉल्यूट करने लगा, हमारे किडनी, लीवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगा, क्योंकि इसकी परमिसिबल लिमिट 50 ppb से ज़्यादा हो रही थी। तो आजकल अनलेडेड पेट्रोल काम में लेते हैं, जिससे कि ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से लेड कम बाहर निकले या लेड ना निकले, तो हमारे एनवायरनमेंट को और हमें नुकसान या हानि ना पहुंचाए। सल्फेट, पेयजल में इसकी अधिकतम सीमा 7500 ppm है। नाइट्रेट, इसकी अधिकतम सीमा 50 ppm है। नाइट्रेट की अधिकता होने पर मेथमोग्लोबिनमा या ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। यह भी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस कारण से होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण से होता है। यदि जल में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 50 ppm से नाइट्रेट अधिक हो जाता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ये कुछ अन्य धातुओं की बात की गई है जिनकी सांद्रता निर्धारित है, जैसे आयरन है। आयरन जल में जो जल की मात्रा है, या जल में जो अधिकतम सीमा है अंतर्राष्ट्रीय मानक, वो 0.2 ppm है। आयरन 0.2 ppm तक तो परमिसिबल है, इसके बाद नहीं है। या तो मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब कहें या फिर ppm। मैंगनीज, ये 0.05 ppm इसकी परमिसिबल लिमिट है। एल्युमिनियम 0.2 ppm, कॉपर 3 ppm, जिंक 5 ppm और कैडमियम की मात्रा मात्र 0.005 ppm ही होनी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। इससे अधिक होने पर जल को प्रदूषित जल माना जाता है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है। फसलों के बचाव हेतु प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक, पीड़कनाशक तथा शाकनाशक छिड़काव करने पर मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। हम क्या करते हैं कि जब कभी फसल उगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ कीटों से बचने के लिए कीटनाशक इंसेक्टिसाइड डालते हैं, कुछ पीड़कनाशक पेस्टिसाइड्स डालते हैं और कुछ वीडीसाइड्स डालते हैं, जिससे कि जो आसपास जो वीड्स हैं या शाक है वो हट जाए। तो ये सारी चीज़ों का छिड़काव करते हैं। उससे फसल तो बढ़ोतरी हो जाएगी, फसल तो बढ़ जाएगी, लेकिन वहाँ की जो सॉइल है वो खराब हो जाती है, वो प्रदूषित हो जाती है। तो सॉइल पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण रहे वो क्या रहा है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स, यानी कीटनाशक, पीड़कनाशक और शाकनाशक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मलेरिया तथा अन्य कीट जनित रोगों के नियंत्रण में डीडीटी का उपयोग किया जाता था कीटों को मारने के लिए, और मलेरिया में डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि डीडीटी का उपयोग करते थे। किस में काम आता था, केवल कीटों को मारने के लिए, और मलेरिया के उपचार में डीडीटी को काम में लेते थे, क्योंकि ये मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता था और मच्छरों को डीडीटी के छिड़काव से मारा जा सकता था। फिर डीडीटी का उपयोग फसलों को रोगों के नियंत्रण के लिए, कीटनाशक और खरपतवार को रोकने के लिए किया जाने लगा। पीड़कनाशक संश्लेषित विषैले रसायन होते हैं जो पारिस्थितिकी के लिए घातक होते हैं, जैसे एल्ड्रिन और डाईएल्ड्रिन। समझे, देखो, एक तो हमने बात की पहले कीटनाशक और वीडीसाइड, दोनों की बात की, इंसेक्टिसाइड और वीडीसाइड। इनका उपयोग किस में करने लगे, फसलों के रोगों को नियंत्रण के लिए, जो से पत्तियों का मुड़ जाना, उनमें पीलापन हो जाना, पत्तियों को जल्दी गिर जाना,
बीज परिपक्व नहीं होना, फूलों और फलों का गिर जाना, तो उन सब में रोगों को नियंत्रण के लिए क्या करना आने लग गए, उसमें इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड और पेस्टिसाइड आने लग गए, और वो ही किसका कारण बने, सॉइल पॉल्यूशन का कारण बने। ये पेस्टिसाइड्स क्या हैं, पेस्टिसाइड सब सिंथेटिक हैं, मैन मेड हैं, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, ये नेचर में पहले प्रेजेंट नहीं थे, और ये इतने विषैले रसायन हैं कि पूरे इकोसिस्टम को ये खराब कर देते हैं। जैसे बात की एल्ड्रिन की या डाई एल्ड्रिन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। समान पीड़कनाशी का उपयोग करने पर पीड़कों में इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा, पहले हम मच्छरों को मारने के लिए, मान लीजिए हमने कोई काम में लिया पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ काम में लिया, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मच्छर अब उससे भी बाहर नहीं जा रहे हैं, या कोई कीट को मारने के लिए, कोई इंसेक्ट को मारने के लिए पदार्थ काम में लिया, धीरे धीरे करके वो इंसेक्ट, वो कीट उस रसायन के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए जब हमेशा फसल में एक ही प्रकार का पीड़कनाशक डाला जाएगा तो क्या होगा कि वो कीट या वो पेस्ट बना रहेगा और फसल भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और साथ साथ सॉइल भी पॉल्यूट हो जाएगी। अधिकांश कार्बनिक जीव विष जल में अविलेय तथा अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि इनका बैक्टीरिया के द्वारा इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है। ये बहुत समय तक ये मृदा में या सॉइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे कि ये मृदा को पॉल्यूट करते हैं, उसको ये प्रदूषित करते हैं। आजकल कुछ शाकनाशी वीडिसाइड काम में लेने लग गए, सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेट, NaClO3 और Na3SO3। यद्यपि इनसे आर्थिक बाजार तो समृद्ध हुआ है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यानी कि फसलों में तो इनमें बढ़ोतरी हो गई, लेकिन ये पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये ठीक नहीं है। यह भोजन श्रृंखला द्वारा निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये जितने भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, ये धीरे धीरे करके भोजन श्रृंखला द्वारा पहले निम्न पोषी स्तर से लेकर और हम जैसे मनुष्यों के उच्च पोषी स्तर तक पहुंच जाते हैं। और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, हमारी जो शरीर की डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि उपापचयी क्रियाएं और शरीर क्रियात्मक अव्यवस्था का कारण बनते हैं। ये उन सब एक्शंस को ये प्रभावित करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और वीडिसाइड, जो सॉइल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे पास पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। ये दो प्रकार के होते हैं। ये औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब तो समझ में आ गया, उद्योगों से निकलने वाला वह पदार्थ जो काम नहीं आ रहा है, जो बेकार है, उसको औद्योगिक अपशिष्ट कह रहे हैं। अब ये हैं दो प्रकार के, एक जैव अपघटनी और एक जैव अनपघटनी। जैव अपघटनी का मतलब क्या, कि जो भी अपशिष्ट यदि उसको हम एनवायरनमेंट में या सॉइल में डालते हैं तो वो अपघटन हो जाए बैक्टीरिया के द्वारा, और यदि ये बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो रहे हैं तो ये पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इनका बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन हो रहा है। लेकिन ऐसे अनेक औद्योगिक अपशिष्ट हैं, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट्स हैं जो कि जैव अनपघटनीय होते हैं, जिनका बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन नहीं होता, और वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं, वो वाटर को पोल्यूट करते हैं, वो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं। सूत की मिलों, खाद्यान्न संसाधन इकाइयों, कागज की मिलों, वस्त्र उद्योग से जैव अपघटनीय औद्योगिक अपशिष्ट बनते हैं। आप देख रहे हैं, जहाँ कपड़ा मिल जिसे आप कहते हैं, या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ खाने के संबंधित कुछ सामान पदार्थ बन रहा है, कागज की जहाँ मिल है, ये सबसे जो अपशिष्ट बनेगा, इससे जो वेस्ट निकलेगा, वो बैक्टीरिया के द्वारा उनका अपघटन हो जाता है, इसलिए उनको जैव अपघटनीय अपशिष्ट कहते हैं। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से निकलने वाली फ्लाई ऐश, आयरन तथा स्टील संयंत्र में वात्या भट्टी से निकलने वाला स्लैग, जिसको धातु मल भी कहते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर उत्पादन में निकलने वाला मड या पंख, धातु रसायन, दवा, फार्मेसी, रंजक, पीड़कनाशी, रबर उद्योग से निकलने वाला अपशिष्ट जैव अनपघटनीय होता है। आप देखो कितने सारे ऐसे उद्योग हैं जिनसे निकलने वाला अपशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है। जैसे हमने कहा, ऊष्मीय संयंत्र से जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं, उनसे फ्लाई ऐश निकल रही है जो वातावरण में जा रही है, बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं होती। आयरन और स्टील में जो स्लैग बचता है, जो हम काम में लेते हैं ब्लास्ट फर्नेस, उसमें स्लैग या धातुमल बचता है, वह भी कैसा है, बैक्टीरिया के द्वारा इसका अपघटन नहीं होता है। एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, इनके उत्पादन में जो एनोड पर एनोड मड बनता है या कैथोड मड बनता है, तो वह भी कैसा काम करता है, वह भी इन बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित नहीं होता।
इसके अलावा फार्मेसी इंडस्ट्री जितने भी हैं, मेटलर्जी में काम आने वाले डाइज के बारे में, या पीड़कनाशी काम में ले रहे हैं, या रबर उद्योग में जो भी पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निकल रहा है वो सब की सब कैसा होता है, जैव अनपघटनीय होता है। और जैव अनपघटनीय होने के कारण से ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यदि जैव अनपघटनीय अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं किया जाए तो यह पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। अब देखो, हम यह भी नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रीज को बंद कर दो, हम यह भी नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट मत करो, विकास भी जरूरी है, औद्योगिक इकाइयां हैं वे भी जरूरी हैं। तो जब वह हैं तो उनसे अपशिष्ट भी निकलेगा, उनसे वेस्ट भी निकलेगा, और वेस्ट निकलेगा तो वो बैक्टीरिया के द्वारा इनका डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा, तो फिर करें क्या, फिर बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका सही डिस्पोजल हो, उस वेस्ट का सही डिस्पोजल हो, उसका सही मैनेजमेंट हो, किस प्रकार से हो कि वो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा नहीं बने। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। अपशिष्ट प्रबंधन। औद्योगिक, कृषि, खनिज, चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंधन अति आवश्यक है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इस प्रकार का अपशिष्ट तथा घरेलू अपशिष्टों को एकत्र कर निस्तारण स्थल तक पहुंचाया जाता है, या इनको जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों में पृथक कर दिया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि चाहे हमारा घर से जो अपशिष्ट निकल रहा है, जिसको घरेलू अपशिष्ट कह रहे हैं, या कई औद्योगिक इकाइयों से निकल रहा है, इन सब को हम ले जाकर निस्तारण स्थल पर ले जाते हैं। ऐसे डिस्पोजेबल टैंक्स में ले जाते हैं जहां पर इनका हमें निस्तारण करना है। ठीक है, अब वहां पर इनको दो भागों में बांट लेते हैं, एक जो जैव निम्नीकरणीय है, एक जो जैव अनिम्नीकरणीय है, जो इनका बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन हो जाता है, और दूसरा वे जिनका बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो जिनका बैक्टीरिया के द्वारा डिग्रेडेशन पॉसिबल है तो उस वेस्ट को तो क्या करो, एक बड़ा गड्ढा बना लें, भूमि में या उसमें सतह पर एक बड़ा गड्ढा बना लेते हैं, और उसमें इन घरेलू अपशिष्टों को या जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है उनको डाल देते हैं, और धीरे धीरे करके बैक्टीरिया के द्वारा वो अपने आप अपघटित होते रहते हैं और वातावरण को या पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो इनके लिए तो ये टेक्निक काम में लेते हैं जो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों का क्या करें, इनका या तो रिसाइकलिंग कर लो, इनका पुनर्चक्रण कर लो, रिसाइकलिंग के द्वारा रीयूज कर सकते हैं, उनका पुनः उपयोग में ला सकते हैं, अथवा अन्य कार्यों में उपयोग कर लो, जो भी अपशिष्ट बचा है उसका अन्य कार्यों में उपयोग। जैसे अभी हमने कहा था कि स्टील उद्योग है या जो पावर स्टेशंस हैं उनसे फ्लाई ऐश निकलती है, इस फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योग में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो धातुमल स्लैग निकलता है उसका भी उपयोग सीमेंट उद्योग में हो रहा है। तो वेस्ट, क्योंकि ये बैक्टीरिया के द्वारा तो अपघटित होगा नहीं, तो क्या करें, इसका कहीं अन्य जगह उपयोग कर लें, या तो रिसाइकलिंग करें, रिसाइकलिंग करने के बाद में इसका रीयूज कर लें, या फिर क्या करें, इसका किसी अन्य उद्योग में, जैसे उदाहरण दिया स्टील के उद्योग में, या धातुमल का उपयोग, फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योग में हो जाता है। मार्बल से मार्बल स्लरी निकलती है, इसका भी उपयोग आजकल आप जानते हैं बहुत सारे कार्यों में मार्बल की स्लरी का उपयोग कर रहे हैं। और जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं, जो जिनका बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन हो जाता है, उनको मिट्टी के गड्ढों में दबा देते हैं, जिससे कि ये अपशिष्ट कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो हमारे बाद में कृषि के लिए या खेती के लिए काम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हरित रसायन की, ग्रीन केमिस्ट्री। बहुत उभरता हुआ आजकल ये सब्जेक्ट है, इस विषय पर लगभग सभी वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं, और इस पर हम भी जितने हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं या पढ़ाने वाले हैं उनको भी हमें विशेष ध्यान इस पर देना चाहिए, और बच्चों को और सभी समाज को इसको जागरूक करना चाहिए हरित रसायन के प्रति। हम जानते हैं कि उर्वरक तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि के उन्नत तरीकों से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है, परंतु कीटनाशक, पीड़कनाशक, फर्टिलाइजर्स के उपयोग से मृदा, जल और वायु की गुणवत्ता घटी है। बिल्कुल बात आपके समझ में आ रही होगी कि हमने जैसे जैसे हमने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स काम में लेने लगे, हम इंसेक्टिसाइड काम में लेने लगे, पेस्टिसाइड काम में लेने लगे, उससे क्या हुआ कि ये बात सही है कि फसलों की मात्रा में बढ़ोतरी हो गई, हम खेती के क्षेत्र में, हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन इन कीटनाशकों ने, इन फर्टिलाइजर्स ने, इन पीड़कनाशियों ने सॉइल को, वाटर को, एयर तीनों की क्वालिटी घटाई है और तीनों में पॉल्यूशन क्रिएट किया है। रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञान के उन सिद्धांतों का ज्ञान
जिससे पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके, हरित रसायन कहलाता है। तो ग्रीन केमिस्ट्री में आप समझो ये है क्या, ये मुख्यतः क्या है, ये उन सिद्धांतों पे काम करती है या उन तरीकों को खोजती है जिससे कि पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है या जो पर्यावरण में दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। वो विज्ञान हरित रसायन कहलाती है या ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है। कुछ ऐसे सिद्धांतों की खोज करें कि पर्यावरण पर दुष्प्रभाव कम से कम हो। जैसे माने कोई पदार्थ बन रहा है, किसी पदार्थ का निर्माण या संश्लेषण हो रहा है, वो एक निश्चित विधि के द्वारा हो रहा था। यदि उस विधि में हम परिवर्तन कर दें, उसके विलायकों में परिवर्तन कर दें, और वो विलायक जो कि वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे, और ऐसा विलायक काम में लें जो वातावरण को प्रदूषित ना करे। हम स्टार्टिंग मटेरियल ही ऐसा काम में लें कि जो वातावरण को प्रदूषित ना करे, जिसको प्रारंभिक पदार्थ या अभिकारक कहते हैं। या हम ऐसा करें कि अभिक्रिया का रूट इस प्रकार का कर दें, वो अभिक्रिया उन तरीकों के द्वारा, उस पथ के द्वारा कराएं कि उसमें कोई साइड प्रोडक्ट बने ही ना, कोई वेस्ट प्रोडक्ट बचे ही ना, तो वह भी ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है। हम ऊर्जा का कम से कम खपत करें, जो जहरीले केमिकल्स हैं, जो विषैले केमिकल्स हैं, उनका कम प्रयोग करें। ये सब की सब किस में आता है, हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और यही ग्रीन केमिस्ट्री है जिसके द्वारा, ऐसे उपायों के द्वारा हम पर्यावरण को दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। हरित रसायन उत्पाद प्राप्ति का वह प्रक्रम है जो पर्यावरण में प्रदूषण को न्यूनतम अथवा समाप्त कर देता है। हम जानते हैं बेंजीन, टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड सभी विषैले रसायन है। रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिकारक एक पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण माध्यम से पूर्णतः पर्यावरण मैत्रीपूर्ण उत्पादों में परिवर्तित हो जाए तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। इसकी बात हमने पहले कर ली। संश्लेषण के दौरान ऐसे प्रारंभिक पदार्थों का चयन किया जाए कि अंतिम उत्पाद बनने पर कोई सह उत्पाद बने ही नहीं, तो कोई अपशिष्ट नहीं बचेगा, तो ये पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये कुछ वैज्ञानिक हैं, येन चाओविन, रॉबर्ट एच ग्रुप्स और रिचर्ड आर श्रोक, जिनको सन 2005 में ऐसे उपायों करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनको तीनों को, इन्होंने ऐसे उपाय अपनाए जिससे कि अधिक से अधिक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। दैनिक जीवन में हरित रसायन के उपयोग के बारे में बात करें तो कपड़ों की निर्जल धुलाई में प्रारंभ में टेट्राक्लोरोएथीन काम में लेते थे। ड्राई क्लीनिंग में, जो कि कैंसर जन्य है, इसके स्थान पर आजकल कार्बन डाइऑक्साइड और एक कोई उपयुक्त अपमार्जक या डिटर्जेंट काम में लेने लग गए। तो हमने ये रूट चेंज कर दिया, तरीका बदल दिया। इससे क्या हुआ कि पर्यावरण प्रदूषित होने से बच गया। पेपर के विरंजन में, यानी कि इसका कलर उड़ाने में, पहले विरंजन में क्लोरीन गैस काम में आती थी। क्लोरीन वातावरण को प्रदूषित करती है। आजकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2O2 का उपयोग किया जाता है पेपर के विरंजन में या इसके डीकलराइजेशन में। रसायनों के संश्लेषण में, जैसे मैंने कहा, रसायनों को यदि हम कोई दूसरे विधि से बनाएं या उसका हम उसमें विलायक परिवर्तित कर दें, तब भी यह हरित रसायन का ही एक कदम है। आजकल औद्योगिक स्तर पर एथीन का ऑक्सीकरण आयनिक उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जलीय माध्यम में कराया जाता है। इससे 90% इथेनॉल बनता है। अब ये इथेनॉल बन रहा है, ये इथेनॉल जो बन रहा है, जिसको हम एस्टेल्डिहाइड भी कहते हैं, ये किससे बन रहा है? ये इथीन के ऑक्सीडेशन से बन रहा है। तो प्रारंभ में इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट काम में लेते थे, कार्बनिक पदार्थ काम में लेते थे, लेकिन आजकल इसमें वाटर की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराते हैं। तो हरित रसायन एक कम लागत का उपागम है जो कम पदार्थ, कम ऊर्जा उपभोग और अपशिष्ट रहित संश्लेषण से संबंधित है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि वाटर पोल्यूशन किस कारण से है, वाटर पोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक माने गए हैं, उनकी परमिसिबल लिमिट्स क्या हैं। उसके बाद हमने फिर मृदा प्रदूषण के बारे में जाना कि सॉइल पोल्यूशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं और वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। और सबसे बाद में हमने ग्रीन केमिस्ट्री या हरित रसायन के बारे में जाना कि हरित रसायन क्या है, हरित रसायन के क्या उपयोग हैं और हमें क्यों हरित रसायन के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को, उसके ज्ञान को अपनाना चाहिए। हमें किस प्रकार से वेस्ट का, अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। दो प्रकार के होते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। जो बैक्टीरिया के द्वारा जिनका अपघटन नहीं होता है उनको किस प्रकार से रिसाइकिल करें, रीयूज करें या किसी अन्य उद्योग में काम में लें। इस प्रकार से वेस्ट का मैनेजमेंट करते हुए, विज्ञान के सही सिद्धांतों को अपनाते हुए, ग्रीन रूट को काम में लेते हुए पर्यावरण को हम प्रदूषित होने से
बचा सकते हैं। तो आपके आसपास आप देखें इस प्रकार की कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं जिनसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो आप उन लोगों को समझाएं, समाज को जागृत करें, जिससे कि पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। तो हमारी यह पहल सार्थक होगी। आपको यह चैप्टर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप पुस्तक की सहायता से इसके प्रश्नों को करें और उसको गहराई से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।